हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज प्रशांत सिंह। तो आज हमारी मुलाकात हो रही है एक बार फिर। चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन। इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट होंगे, लेकिन इसका भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, और कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो उसका भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का ही होता है। तो ये भी चैप्टर टेस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन चैप्टर टेस्ट एंड उसका सॉल्यूशन। तो देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले फिर से एक बार वही घिसा पिटा सजेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट सजेशन कि घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस CO2 मोस्ट इजीली, है ना। देयर आर फ्यू कार्बोनेट्स, है ना। पूछा है कि किसको हीट करने के बाद CO2 सबसे आसानी से निकल जाएगा, यानी कि CO2 के निकलने की ईज पूछ रहा है, यानी कि सीधा सीधा थर्मल स्टेबिलिटी का सवाल है ना। हीट करने के बाद CO2 निकाल रहे हैं, यानी कि अगर हमने हीट किया है ना तो सबसे आसानी से जो डिसोसिएट होगा वहां से CO2 सबसे आसानी से निकल जाएगा। तो प्रॉपरली जो है इन चारों का, है ना, जो आपके सॉल्ट्स हैं इनका क्या है, आपका थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन, इनका थर्मल स्टेबिलिटी निकालना है। तो बेसिकली आपके पास क्या क्या है, आपके पास है K2CO3, Na2CO3, MgCO3 और CaCO3। अब आपको अच्छे से पता है कि आपका जो भी मतलब जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है ना, वो आयनिक कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आयनिक कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप फजांस रूल लगाएंगे तो आप देख पाएंगे कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है? MgCO3 का है। कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें मैक्सिमम है? आपका MgCO3 का, यानी आयनिक कैरेक्टर क्या है इसमें? मिनिमम है ना। फजांस रूल लगाएंगे और देखेंगे आप यहाँ पे बेसिकली क्या है, मैग्नीशियम इसमें सबसे छोटा कैटायन है, इन सब में चारों में सबसे छोटा कैटायन भी है, और इसके ऊपर चार्ज भी +2 का है ना। दो यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे आपका कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम है और आयनिक कैरेक्टर क्या है? मिनिमम है। तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? इन सब में लोवेस्ट है। क्या है? लोवेस्ट है। और लोवेस्ट थर्मल स्टेबिलिटी है तो यहाँ से CO2 क्या हो जाएगा? सबसे आसानी से निकल जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन N2 गैस विद CaCO2। ये नीट में आया था यार गाइस, और इस पे बोनस मिला था क्योंकि जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ था, यहां मैंने दिया हुआ है। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब आपका CaCO2 यानी कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है तो आपका नाइट्रोलियम नाम का एक कंपाउंड बनाता है जिसका फॉर्मूला था CaCN2। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने को बताया था मैंने, क्लासरूम में रटवाया भी था इसको। ये क्या होता है? CaCN2 होता है। ठीक है, एक होल ट्वाइस नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे काफी। इसका नाम है नाइट्रोलियम। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। एक्चुअली जब ये नीट में आया था तो ये ऑप्शन में ही नहीं था, और इस पे क्या मिला था आपको? बोनस मिला था। तो इट वाज ए डायरेक्ट क्वेश्चन, CaCN2। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अब यार जब भी आयनिक मोबिलिटी की बात करते हैं, आयनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। जितना ज्यादा साइज होगी, बहुत ऑब्वियस है, भारी भरकम वस्तु जो है ज्यादा मूव नहीं करती, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा साइज होगी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी? उतनी ही कम होगी। अब अगर आप साइज की बात करें, है ना, हम अलग देख लेते हैं इसको। अगर आप साइज की बात करो सीजियम प्लस से लेके Li+ तक, है ना, Na+, K+, रेबिडियम प्लस, इस तरह का है आपका। ठीक है, अब यार साइज यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि मैक्सिमम किसका है? CS+ का है। ठीक है, वैसे तो क्लासरूम में बहुत अच्छे से करवाते हैं, अगर आपने क्लासरूम में ढंग से पढ़ा है तो एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, Rb+ है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, Rb+, इस तरह का। तो मैक्सिमम साइज है। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में आप बात करें, अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में इनको ऑब्जर्व करें तो सबके ऊपर चार्ज क्या है? 1-1 यूनिट का है। चार्ज तो कितने का है? 1-1 यूनिट का है, लेकिन साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। साइज सबसे छोटी किसकी है? Li+ की है। Li+ की साइज सबसे छोटी, चार्ज है सबका बराबर। तो Li+ की जो चार्ज डेंसिटी होगी क्या होगी? चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। चार्ज डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। और इसकी वजह से Li+ को जो है वाटर मॉलिक्यूल जो सराउंड करेंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, और इसकी साइज क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? साइज मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में साइज की बात करें तो लिथियम+ का सबसे ज्यादा साइज होता है, और सीजियम+ का क्या होता है? मिनिमम साइज होता है। सीजियम+ का क्या होता है? मिनिमम होता है। तो गिवन कैटायंस में
आपका सीजीएम का साइज क्या होगा, मिनिमम होगा। किसका साइज मिनिमम होगा, मिनिमम होगा साइज सीजीएम का, तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, सीजीएम की मैक्सिमम। और सोडियम प्लस का है ना, लिथियम प्लस तो है ही नहीं, सोडियम प्लस की जो साइज होगी वो होगी मैक्सिमम, और यानी आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इट वॉज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4, आपको H2O2 का शेप पूछ रहा है। H2O2 का शेप आप सबको पता है बच्चों, H2O2 का शेप कैसा होता है, हमारा हाफ बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। किस तरह का होता है, हाफ बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा आपका, ठीक है। और ये प्लेनर नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग प्लेन में लाई करते हैं, दोनों ही अलग अलग प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। आप अपने बुक को हाफ ओपन कर लीजिए, तो जो बुक का मेन आप जो एक्सिस होता है वो आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, और पेजेस जो होंगे मतलब उसमें किस क्या होगा, आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा इस तरीके से। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका नॉन प्लेनर होगा। क्या होगा, नॉन प्लेनर। तो जो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा नॉन प्लेनर। अब आपसे फिर से पूछ रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स विल हैव स्मॉलेस्ट साइज। इट वाज ए वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, है ना। वी हैव एटम्स ऑफ, है ना, मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो बेसिकली बेरिलियम एंड लिथियम इज फ्रॉम द सेम पीरियड, सेकंड पीरियड। आई एम सॉरी, बेरिलियम विल बी हियर, एंड आफ्टर लिथियम वी हैव सोडियम, and after beryllium we have magnesium. We know that as we go down the group, as we know go, है ना, as we go down the group size increases, so sodium and magnesium will be higher size as compared to lithium and beryllium. So sodium and magnesium can't be the answer, है ना। Comparing beryllium and lithium, है ना, as we go from left to right in a period size decreases, तो minimum size किसका होगा, आपका बेरिलियम का होगा। मिनिमम साइज किसका होगा, बेरिलियम का होगा। ये बहुत ज्यादा इजी था, है ना, एक्सप्लेन करने की इतनी कुछ खास जरूरत थी नहीं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है भाई, जिप्सम इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम इज, अब जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यार मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताने वाला, इतना तो आपको याद होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सी बात है। तो मुद्दे पे आते हैं डायरेक्टली। ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, जिप्सम इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करोगे तो जो भी वाटर मॉलिक्यूल इसमें है भी एसोसिएटेड, वो क्या करेगा, निकल जाएगा। तो बेसिकली जिप्सम में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हाइड्रोलाइज करवाओ तो जरूर जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट कांट बी द आंसर, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ जिप्सम। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस और, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो जिप्सम के पास, है ना, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं। अगर आप जिप्सम को और हाइड्रोलाइज करवाओगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वहां से बनने का चांस नहीं है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का नंबर तो क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा, है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपका जिप्सम कंटेन ए लोअर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम देन प्लास्टर ऑफ पेरिस। डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखो तो दोनों में कैल्शियम एटम कितने, एक हैं, लेकिन मोलर मास किसका ज्यादा है, मोलर मास ओवरऑल किसका सबसे ज्यादा है, जिप्सम का ज्यादा है। कैल्शियम एटम दोनों में ज्यादा है ना, दोनों में एक एक है, सॉरी दोनों में एक एक है, लेकिन मास किसका ज्यादा है, जिप्सम का। तो ओवरऑल परसेंटेज कम होगा जिप्सम का। सो सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस, है ना। वी हैव सम गैसेस, है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस हियर, है ना। CO plus H2 इज नोन एज वाटर गैस और सिंथेसिस गैस। वाटर गैस और सिंथेसिस गैस हम बोलते हैं इसको, वाटर गैस और सिंथेसिस गैस। CO plus N2 is known as producers gas. Producers gas. It is very famous question and straightforward. So answer will be D. Next is absorbed hydrogen by palladium is known as. जब भी आपका हाइड्रोजन किसी मेटल सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है, जनरली ऐसा रिएक्शन वगैरह जब हम करवाते हैं, है ना, हाइड्रोजनेशन में आपने देखा होगा पैलेडियम एटम वगैरह यूज करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्लूजन, और इस तरह के हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। इट वाज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। Absorbed hydrogen by palladium or any metal which can absorb hydrogen is known as occlusion. Process is known as occlusion and hydrogen is called as occluded hydrogen. ठीक है, next is question number 9. Temporary hardness is caused due to presence of, है ना, the hardness is of two types, है ना. This is again a straightforward question. You know the answer is A, है ना, but still, है ना, hardness is of two types, temporary and permanent, है ना. It is mainly due to salts of calcium and magnesium. Temporary hardness is caused by hydrogen carbonates SCO3 and permanent hardness is caused by sulfates and chlorides. So the question is asking that temporary hardness is caused due to presence of. So answer will be CaHCO3 का whole twice. ठीक है, it was a straightforward question. Next कह रहा है H2O2 is
नॉट ए, H2O2 इनमें से क्या नहीं है? ओके, द ऑप्शंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। H2O2 है ना, आपने ना जन्म से इस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा तो बार बार आपसे रटवाया गया होगा, एग्जांपल्स के साथ हमने प्रूव करवाया है कि H2O2 क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O2 कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज ए ब्लीचिंग एजेंट ऑल्सो, है ना। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 इज मेनली ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर, है ना। ऑक्सीडाइजिंग नेचर में इसका क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की वजह से ब्लीचिंग एक्शन भी शो करता है। तो ब्लीचिंग एजेंट जो है ये एक ब्लीचिंग एजेंट भी है। तो इनमें से क्या नहीं है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है। H2O2 कभी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2O2 इज नॉट ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी? क्लासरूम में ना चीख चीख के पढ़ाया है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी? अब देखिए, द ऑप्शंस आर मेनली फ्रॉम सेकंड ग्रुप, 1 सोडियम इज फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप। अब होगा क्या, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा आपका, 3s1 टाइप होगा, या किसी भी फर्स्ट ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ns1 टाइप होगा, और सेकंड ग्रुप का होगा आपका ns2 टाइप का। आपने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में से निकाल लिए। यहां पे बात सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की हो रही है। जब आपने एक एक इलेक्ट्रॉन सब में से निकाल लिया, देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा सोडियम का वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। जैसे ही आपने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, हम करके देख लेते हैं एग्जांपल में, 1s2 2s2 2p6 3s1, यहां से आपने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकाला, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा आपका, बहुत हाई हो जाएगा इन केस ऑफ सोडियम। इट वॉज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और क्लास में बहुत बार इसको बताया गया है, तो ये काफी आसान था। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट इम्पोर्ट कलर टू बंसन बर्नर फ्लेम? है ना, यू नो द एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल कैन बी टेस्टेड बाय फ्लेम टेस्ट, है ना। ऑन बंसन बर्नर फ्लेम दे गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर। लेकिन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दो ऐसे है ना एलिमेंट्स है जिनके सॉल्ट से कलर नहीं देते ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं सारे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, SrCl2, BaCl2, LiCl। तो ये सारे ही आपके बंसन बर्नर पे फ्लेम टेस्ट देंगे। LiCl आपका क्रिम्सन रेड देगा, ये आपका एप्पल ग्रीन देगा, Sr आपका देगा डार्क ग्रीन, लेकिन MgCl2 कोई भी कलर नहीं देगा। तो इट वॉज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। Alkali metal dissolves in liquid NH3. Alkali metal dissolved in liquid NH3. Then which of the following observation not true? इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन ट्रू नहीं है? ओके, when alkali metal is dissolved in liquid ammonia, है ना, the solution turns blue, है ना। C option is absolutely very correct, है ना, it is very obvious statement. Solution turns blue. It become solution become conducting, है ना, क्योंकि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना। इस प्रोसेस को पूरा समझाया था क्लास में ढंग से। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से सॉल्यूशन क्या होता है ना, कंडक्टिंग नेचर का होता है। ऑब्वियसली ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, है ना, नॉट डायमैग्नेटिक। अब इस क्वेश्चन को यार ऐसे समझना चाहिए हमको कि यार देखिए दो ऑप्शन तो आपको बोला, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है ना, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। आपका ए ऑप्शन है इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक, बी ऑप्शन से इट बिकम डायमैग्नेटिक। यार दोनों उत्तर दक्षिण की बातें हैं, है ना, ईस्ट एंड वेस्ट की बातें हैं, दोनों एक साथ सच हो ही नहीं सकते। तो दोनों में से ही कोई एक सही होना चाहिए, मतलब दोनों में से ही कोई एक सही होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमको समझ में आता है बी एंड सी शुड बी करेक्ट, डेफिनेटली करेक्ट, एंड आवर आंसर विल बी बिटवीन वन ऑफ द ए एंड डी। तो ये हमारा एक था कि 50-50 भी हम कर सकते थे इसमें, अगर हमको एक क्वेश्चन नहीं आता है तो ये भी एक तरीका था, 50-50 करते, फिर हम देखते हैं पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में से कुछ होगा। तो ऐसे केसेस में हमको थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 14, which of the following is not correctly matched according to color imparting over Bunsen burner flame? अब यार इसको याद करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताई थी आपको, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल को याद करने की शानदार ट्रिक आपको क्लासरूम में बताई थी ढंग से कि किस तरह से इसको एकदम ऐसे याद कर लें। तो आई होप इसमें तो गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है, आप लोगों का डेफिनेटली सही हुआ होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। सोडियम जो है किस कलर का देता है आपका, गोल्डन येलो देता है, यहाँ पे आपका दिया है आपका ब्लू, तो ये आपका इनकरेक्ट है। तो ठीक है, परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू, है ना, परमानेंट हार्डनेस इन वाटर ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के
सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। तो आपका 15 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप इट इज क्लियर। वाटर सॉफ्टनिंग बाय क्लार्क्स प्रोसेस यूजेस। क्लार्क्स मेथड आपका किस लिए यूज होता है? हमने जो है टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस दो तरह के हार्डनेस पढ़े थे। उसमें हमने हार्डनेस के लिए 4 पढ़े थे और टेम्परेरी के लिए 2 पढ़े थे। टेम्परेरी के जो 2 पढ़े थे उसमें से एक बॉइलिंग थी और दूसरा क्या था? क्लार्क्स था। एक बॉइलिंग और दूसरा क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स प्रोसेस में हम करते क्या थे? CaOH के होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको क्या करते थे? हीट करते थे। तो ऑप्शन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो क्वेश्चन नंबर 16 का होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, यानी क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी। इट इज वेरी क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन विच प्रॉपर्टी लिस्टेड बेलो हाइड्रोजन डज नॉट रिजेंबल्स एल्कली मेटल। हाइड्रोजन आपका एल्कली मेटल से कहां रिजेंबल नहीं करता? पहला आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड, डेफिनेटली यही करेक्ट है, हम आगे भी बात कर लेंगे। एक्चुअली अगर आप ऑक्साइड को देखें तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है H2O और एल्कली मेटल का ऑक्साइड एक एग्जांपल लेते हैं Na2O, आप कोई भी ले सकते हैं। अब H2O का जो नेचर होता है, ऑक्साइड का जो नेचर है, H2O का जो नेचर है वो एम्फोटेरिक है और Na2O आपका क्या है? बेसिक है। तो डेफिनेटली नेचर ऑफ ऑक्साइड इनके मैच नहीं कर रहे हैं। रिड्यूसिंग होते हैं, डेफिनेटली खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आपके एल्कली मेटल्स जो है आपका Na से Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन भी आपका हाइड्रोजन प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन वो तो हमने इधर ही देख लिया अभी। प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ये भी है दोनों में कॉमन। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल गिव H2 ऑन रिएक्शन विथ NaOH। हमने पढ़ा था कि भाई एसिड्स के साथ तो हाइड्रोजन देने वाले बहुत हैं, एसिड्स के साथ हाइड्रोजन देने वाले बहुत हैं, लेकिन आपका NaOH के साथ यानी बेसिस के साथ हाइड्रोजन कौन देगा? कास्टिक सोडा के साथ कास्टिक सोडा के साथ एसिड के साथ हाइड्रोजन देने वाले बहुत हैं, लेकिन कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ हाइड्रोजन देने वाले कम ही हैं। वो कौन से हैं? इसको भी मैंने याद करवाया था ढंग से। एम्फोटेरिक मेटल्स के याद करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक बताई थी आपको अच्छे से याद होगा। इनमें से आपका बेरिलियम क्या है? एम्फोटेरिक मेटल है। बेरिलियम क्या है आपका? एम्फोटेरिक मेटल है। इसके अलावा बाकी सारे जो है आपके सिंपल मेटल है, बेसिक है ना, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। बेरिलियम आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। ये जब भी NaOH के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। कह रहा विच इज फॉल्स अबाउट H2O2। इनमें से क्या गलत है? पहला कह रहा एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कोई बात है ना, ऐलान कर करके बताया क्लास में इसको। एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, डेफिनेटली करेक्ट है। 2OH बॉन्ड लाइज इन द सेम प्लेन, डेफिनेटली गलत है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पहले भी क्वेश्चंस में हमारा डिस्कस हुआ है, हाफ बुक लाइक होता है। ये दोनों अलग अलग प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। ये अलग प्लेन है और ये अलग प्लेन है, तो OH बॉन्ड्स का प्लेन क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो यही फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके अलावा एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट, ये डेफिनेटली सही है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर गैस। अभी जो प्रोड्यूसर गैस वाला क्वेश्चन किया था दैट वाज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2। इधर आपका वाटर गैस को आप सिंथेसिस गैस भी बोलते हो, है ना। वाटर गैस को आप क्या बोलते हो? सिंथेसिस गैस भी बोलते हो। हमने वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, आई गेस स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन था ये, है ना। तो ये आपका उससे ही हो जाना चाहिए था। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। तो आपका वाटर गैस क्या है? CO प्लस H2 है। एक मिनट, हाँ राइट, तो CO प्लस H2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स ब्लू कलर ओवर बंसन बर्नर फ्लेम। अगेन वही ट्रिक यार, है ना, बंसन बर्नर फ्लेम के लिए जो कलर है उसके लिए तो इतनी शानदार ट्रिक है आपको भूल सकती नहीं। CGM आपका क्या करेगा? ब्लू कलर देगा बंसन बर्नर फ्लेम पे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी क्वेश्चन। CGM आपका क्या करता है? ब्लू कलर देता है। पोटेशियम आपका देता है वायलेट कलर देता है। सोडियम आपका देता है गोल्डन येलो और लिथियम आपका देता है क्रिम्सन रेड, है ना। ओके फाइन। नेक्स्ट कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन Na2O2 और KO2 इज रेस्पेक्टिवली। अब यार क्या कह रहा है? हमारे पास दो चीजें हैं। एक कह रहा है हमारे पास Na2O2 है और दूसरा हमारा KO2। हमको इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी ये कहना चाह रहा है भाई ऑक्सीजन की आप ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, ठीक है। अब Na2O2 क्या है? हमको ना चीख चीख के कह रहा है भाई ये पेरोक्साइड है, क्योंकि Na के ऊपर एक चार्ज, दूसरे Na के ऊपर एक चार्ज, तो O2 के ऊपर 2 माइनस, और यहाँ पोटेशियम के ऊपर एक चार्ज, तो यहाँ पे आपका इसके ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, ये है आपका सुपर ऑक्साइड।
पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए O2 के ऊपर 2 नेगेटिव, यहाँ पे O2 के ऊपर 1 नेगेटिव, तो एक ऑक्सीजन के एटम के ऊपर कितना जा जाएगा, -1। वैसे भी आपको पता है यहाँ पे आपका होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और यहाँ पे होगा -12। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, -1 और -12। इट वॉज वेरी इजी। नेक्स्ट इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इट वॉज ए वेरी इजी क्वेश्चन। A solution of sodium metal in liquid ammonia is strongly reducing due to presence of। अगर कोई भी सॉल्यूशन रिड्यूसिंग कब होगा, जब वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, रिड्यूस कर पाएगा, सॉरी, यानी खुद ऑक्सीडाइज होगा। अब रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन को अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, रिड्यूसिंग इन नेचर होता है। तो काफी आसान था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा था टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट, इज ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात हो रही है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट मतलब टेम्परेरी हार्डनेस। कौन सी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस। अगर टेम्परेरी हार्डनेस है तो इसका मतलब क्या, उसको या तो बॉइलिंग से रिमूव करते हैं या तो क्लार्क्स मेथड से करते हैं। और क्लार्क्स मेथड से में क्या यूज होता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर होगा आपका करेक्ट बी। इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हाईएस्ट है, चीख के ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट है। क्यों, क्योंकि बाकी सारे जो हैं आपके मेटल्स जो हैं, बाकी सारे मेटल्स क्या हैं आपके फर्स्ट ग्रुप के हैं, एल्कली मेटल्स के। एल्कली मेटल्स का जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है वो बिल्कुल लूजली बॉन्डेड होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा आसान होता है। वहीं पे जो आपका स्कैंडियम हो आपका जो है ग्रुप थर्ड यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक के एलिमेंट में फिर वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, आसानी से निकल जाता है, लेकिन एज कंपेयर टू ग्रुप 1 थोड़ी मुश्किल तो जरूर होती, ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वाटर के बारे में फॉल्स है। आपसे कह रहा है वाटर कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस, है ना, बट है ना बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं भाई, एनिक्लोरियम से लेके हर जगह पढ़ा है कि भाई वाटर आपका एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, वाटर आपका एसिड की तरह भी काम करेगा, वाटर आपका बेस की तरह भी काम करेगा। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट करेक्ट है, डेफिनेटली क्या है ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है आपका देयर इज एक्सटेंसिव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यार इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर आपने इसको ठीक से नहीं पढ़ा या आपने जल्दीबाजी में पढ़ लिया तभी आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो वाटर इज फॉल्स पूछ रहा है, तो फॉल्स स्टेटमेंट हमारा बी है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे भी हम देख लेते हैं, आगे के ऑप्शंस में हमारा है, आगे के ऑप्शंस हमसे कह रहा है, आगे के ऑप्शंस कह रहा है हमसे आइस फाउंड बाय हैवी वाटर सिंक इन नॉर्मल वाटर। डेफिनेटली हैवी वाटर में हमारा D2O होता है, नॉर्मल वाटर हमारा H2O होता है, मास उसका ज्यादा है तो डेंसिटी भी ओवरऑल ज्यादा आ जाती है और वो डूब जाता है पानी में। वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब यार फोर्थ वाला ऑप्शन आपको दिया था क्योंकि आप नीट के स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली आपको पता है पेड़ पौधे हमारे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से खाना बनाते हैं, वो वाटर एंड CO2 को यूटिलाइज करते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है ना। आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस को, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वाटर आपका ऑक्सीजन में है ना ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर आपको फोटोसिंथेसिस के मामले में है ना आपने नहीं पढ़ा तो भी आपको बेसिक साइंस पता होगी आपको कि ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन वगैरह बनता है, तो यहां से भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है आपका अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। इनको थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लिखना है, फाइंड करेक्ट ऑर्डर बताना। अब यार थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर सिंपल सी बात है, थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो आपका है आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा आपका थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे है भाई आपका Li2CO3 से लेके कहां तक की बात हो रही है, Rb2CO3 की बात हो रही है ना। फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट्स हैं, है ना, फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट्स हैं। अब अगर आप फजांस रूल लगाओ, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर विद द कोवेलेंट कैरेक्टर, उस हिसाब से आपका ग्रेटर आ रहा है आपका Li2CO3 का कोवेलेंट कैरेक्टर। तो मिनिमम आएगा क्या, आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर इज मिनिमम देन थर्मल स्टेबिलिटी इज मिनिमम, हेंस Rb2CO3 has maximum thermal stability among these. Rb2CO3, then K2CO3, then Na2CO3, then Li2CO3. So option number A should be the correct option, I guess. Okay, it is very fine.
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कहने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा अच्छे से बता रखा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी वगैरह का लॉजिक भी दिया है। ऑल्दो अगर आप ऐसे देखें गैसियस फेज में से इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से ज्यादा आसान है, जब भी हमें रिड्यूसिंग एजेंट की बात होती है तो हम ये बात करते हैं कि भाई कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि बेसिकली जैसे आप सीजियम को देखो, सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो गया, और जितना आसानी से ऑक्सीडाइज होगा उतना आसानी से क्या होगा, उतना ही अच्छा है क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो वी एक्सपेक्ट कि सीजियम का जो है रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन एक्चुअली जब लिथियम और सारे मेटल सॉलिड फेज में होते हैं तो उनको हमको पहले एक्वस फेज में ले आना और ये सारी चीजें करनी होती है, तो उस तरीके से हमको क्या है, उस हिसाब से हमारा लिथियम का हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या आ जाता है, रिड्यूसिंग नेचर क्या आ जाता है, मैक्सिमम आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अगर आपको लिथियम के रिड्यूसिंग नेचर मैक्सिमाइज कैसे हो रहा है, मतलब क्या क्या एनर्जी इसमें इन्वॉल्व है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप अपना नोट्स देख सकते हैं, अगर नोट से भी आपको नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नो इश्यूज। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आपका, ए फायरवर्क गेव गोल्डन येलो लाइट, गोल्डन येलो कह रहा है, इट प्रोबेबली कंटेन ए सॉल्ट ऑफ, किसका सॉल्ट में भी कंटेन कर रहा हो, तो गोल्डन येलो बंसन बर्नर फ्लेम पे आपको कौन सा देता है, सोडियम देता है। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट। 29 का सी। पोटेशियम आपका कौन सा कलर देता है भाई, पोटेशियम आपका देता है वायलेट, सोडियम आपका देता है गोल्डन येलो, गोल्डन येलो है ना, ये आपका देता है डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन देता है, और आपका डार्क रेड देता है, सॉरी जो स्ट्रोंटियम होता है, और कैल्शियम आपका देता है ब्रिक रेड। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आसान था मेरे हिसाब से। तो डार्क रेड को बहुत सारे लोग क्रिम्सन रेड भी कहते हैं, नो इश्यूज इन दैट। और क्या कह रहा है, एमंग LiCl, RbCl, BeCl2, MgCl2, LiCl, Li के बाद आपका आता है Na के बाद आपका आता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आता है आपका RbCl, फिर आपका आता है BeCl2 इधर, फिर आपका आएगा MgCl2 इधर। कह रहा है इनमें से ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयनिक कैरेक्टर किसका होगा, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयनिक कैरेक्टर, केमिकल बॉन्डिंग फजांस रूल का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। तो लीस्ट एंड ना, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयनिक कैरेक्टर पूछ रहा है, इसका मतलब भाई लीस्ट एंड मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ रहा है। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर की जांच करते हैं। तो भाई फजांस रूल क्या कहता है, फजांस रूल कहता है कि ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन ग्रेटर विल द आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, और स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इस हिसाब से बेरिलियम के ऊपर आप देखें +2 चार्ज है और साइज स्मॉलेस्ट है, साइज क्या है, स्मॉलेस्ट है, और चार्ज आपका ग्रेटेस्ट है। तो यहां पे जो है आपका कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा आपका मैक्सिमम, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, यानी जो आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिमम, आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा मिनिमम। और RbCl को अगर आप देखें तो साइज है इसकी मैक्सिमम, है ना, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर, यहाँ पे साइज आपकी ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, और चार्ज भी यहाँ पे +1 का ही है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे होगा मिनिमम, तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा यहाँ पे मैक्सिमम। तो RbCl का आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम और BeCl2 का आयनिक कैरेक्टर मिनिमम। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक इट वाज a very easy question and most of you have done it right and done it correct. Okay, fine. Next question is question number 31. Which of the following is strongest base? बताऊं या ना बताऊं, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को मुझे बताना है, ऑब्वियस सी बात है। एल्कली मेटल्स में जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे बढ़ते जाते हैं हमारे हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक नेचर बढ़ता जाता है, और यहाँ पे मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपका जो है सारे ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड हैं, तो जो मोस्ट बेसिक हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का आपको बहुत आसानी से ट्रिक बताया, इट इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, बेरिलियम का ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। ट्रिक आपको याद है, आई होप, मतलब अगर नहीं याद है तो अपना नोट्स देखिए, ठीक है। जो बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं उन्होंने भी लिख रखा होगा, मतलब अपने कॉपी में आप एक बार नोट पलट के देखिए। एल्कली मेटल्स आर गुड रिडक्टेंट, गुड ऑक्सीडेंट, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अगर एल्कली मेटल्स ऐसे हैं, एल्कली मेटल्स का क्या के पास क्या होता है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से लूज कर जाते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो दूसरों को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, दूसरों को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। एल्कली मेटल्स अच्छे रिडक्टेंट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है पर ऑक्साइड आयन इज प्रेजेंट इन, बताओ क्या, आप सबको पता है यहाँ पे KO2 है, K+ और O2- प्रेजेंट है, यानी ये सुपर ऑक्साइड है। क्या है, सुपर ऑक्साइड है। दूसरा आपका कैल्शियम ऑक्साइड है,
ये नॉर्मल ऑक्साइड है आपका। Li2O को देखें, ये भी नॉर्मल ऑक्साइड है। लेकिन अगर आप BaO2 को देखें तो BA2 प्लस और O2 2 माइनस में एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपका क्या है, पर ऑक्साइड है ना, क्या है, पर ऑक्साइड है। ये किस तरह से प्रेजेंट होगा, इस तरीके से प्रेजेंट होगा। ये आपका क्या है, पर ऑक्साइड है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा गंदा कर दिया है, तो रुकिए हम मिटा भी लेते हैं इसको, इतना साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BeCl2 इज। BeCl2 का एक्वस सॉल्यूशन, यार आनिक्लोरियम में आपको चीख चीख के पढ़ाया है सब बहुत डिटेल में। BeCl2 जो है आपका, यहाँ पे Cl का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, बेरिलियम का हाइड्रोलिसिस होगा। Be2 प्लस यानी कैटानिक हाइड्रोलिसिस है। कैटानिक हाइड्रोलिसिस मतलब एसिडिक इन नेचर, कैटानिक हाइड्रोलिसिस मतलब एसिडिक इन नेचर। ठीक है, बहुत ऑब्वियस है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किसका हाइड्रोलिसिस होगा, बेरिलियम का होगा। बेरिलियम का हाइड्रोलिसिस यानी कैटानिक हाइड्रोलिसिस, कैटानिक हाइड्रोलिसिस यानी एसिडिक इन नेचर। तो ये काफी इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। आई थिंक ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एटॉमिक नंबर 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ये हुआ भाई 2 दूनी 4 10 2 12 6 18 19। पोटेशियम की बात हो रही है ना। आपने भी इतना गेस कर लिया होगा मेरे हिसाब से। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 पोटेशियम की बात हो रही है। पूछ रहा है किस तरह का ऑक्साइड बताएगा। पोटेशियम भाई बेसिक ऑक्साइड ही बताता है। एल्कली मेटल्स हमेशा क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बताते हैं। अब यार मैंने ये पोटेशियम आपको बता दिया, आपको ये पोटेशियम तक निकालने की जरूरत नहीं थी। आप सिंपली यहाँ देख लेते 4s1 है, NS1 कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहा है। ये पक्का कौन सा एल्कली मेटल है, और ये हमेशा एल्कली मेटल हमेशा कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37, द कॉमर्शियल नेम फॉर कैल्शियम ऑक्साइड इज। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमर्शियल नेम क्या है, क्विक लाइम है। क्या है, क्विक लाइम। इट वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज। किसमें किसमें आयनिक कैरेक्टर पूछ रहा है आपसे भाई, LiCl, NaCl और KCl। अब इसमें देखिए बिल्कुल सेम ग्रुप के हैं, पॉजिटिव चार्ज तो सब पे सेम है। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन है ना, ग्रेटर विल द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका मैक्सिमम हो जाएगा, LiCl का। अगर LiCl का कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम है तो उसका जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो जो ऑर्डर होगा KCl देन NaCl देन LiCl। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। फाइन। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इनमें से कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो आपका बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, जो आपका बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ा है। कार्बन आपका है, कार्बन आपका 2 ऑक्साइड बनाता है, CO और CO2। इसमें आपका CO होता है न्यूट्रल, बेसिक तो है नहीं, और CO2 होता है आपका एसिडिक। बेरिलियम को देखिए, बेरिलियम आपका क्या बनाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। सोडियम आपका बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, पोटेशियम आपका बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, बेरियम बनाएगा और रबिडियम बनाएगा। क्योंकि जिंक भी आपका क्या करता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो आई होप इट इज क्लियर। सोडियम, पोटेशियम, बेरियम एंड रबिडियम ये सारे क्या बनाएंगे, आपका बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो हमारे पास आंसर आ रहा है आपका 4। जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है आपका हाउ मेनी, इसको भी मिटा लेते हैं, ऊपर मैंने फिर से गंदगी कर दी है गाइस, आई एम सॉरी, इसको मिटा लेते हैं। फिर से कह रहा है, ये कह रहा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म H2 गैस ऑन रिएक्टिंग विथ NaOH। यार इसका याद करने का ट्रिक आपको बता रखा है, तो मुझे नहीं लगता इसको आपको बताने की भी जरूरत है, बट स्टिल देख लीजिए। एम्फोटेरिक मेटल में से कौन कौन से हैं, बेरिलियम है ना, कौन सा, ये आपका बेगम वाला है, ये आपका है सुनो प्रभु वाला है ना, सुनो प्रभु याद करवाया था आपको, बेगम वाला, सुनो प्रभु और बेगम। इसके अलावा तो भाई सोडियम, पोटेशियम और रबिडियम तो है नहीं। तो इसमें से आपका जो करेक्ट होगा, यानी जो आपका देगा वो है आपका PB है, SN है और बेरिलियम है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका B, यानी कि 3। ये बहुत ज्यादा आसान था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नेक्स्ट आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, विच द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द क्रिस्टलाइन CSI3 इज। इसमें कोई करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, CSI3 एक्चुअली क्या होता है, CSI3 इज CS प्लस एंड I3 माइनस आयन, है ना। CS प्लस तो आपको पता है सीजियम का है ना, सिंपल कैटायन, और I3 माइनस आपका क्या होता है, एक लीनियर शेप का होता है।
केमिकल बॉन्डिंग में मैंने इस पे क्वेश्चन भी पूछा था आपका, केमिकल बॉन्डिंग में इस पे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। तो ये आपका I3 माइनस होता है, एक आयनिक कंपाउंड है, तो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा इट कंटेन्स CS प्लस एंड I3 माइनस, है ना। इट कंटेन्स CS3 प्लस ये गलत है, इट कंटेन्स ये वाला ये भी गलत है, इट इज ए कोवेलेंट कंपाउंड ये भी गलत है, क्योंकि अभी मैंने बताया क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो ये भी काफी इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नेक्स्ट आपका ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया इज। ए डाइल्यूट एल्कली मेटल को जब भी लिक्विड अमोनियम जाते हैं सॉल्यूशन आपका ब्लू इन कलर हो जाता है, ये तो स्टेटमेंट पक्का सही है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली कर, है ना, क्योंकि उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो फ्री होता है, करता ही है, ठीक है। फिर कह रहा है नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक, वो भी सही है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। फोर्थ आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये गलत है, ये किस नेचर का होता है, रिड्यूसिंग नेचर का होता है। तो जो करेक्ट होगा वो होगा 1, 2 एंड 3। कौन सा होगा करेक्ट होगा आपका 1, 2 एंड 3। उस हिसाब से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। वॉशिंग सोडा आपको पता है सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट 10.10H2O, ठीक है। ये प्रोड्यूस होता है, प्रिपेयर होता है किस प्रोसेस से, है ना। एक ही प्रोसेस पढ़ाई है इस पे, है ना, वो है आपका सॉल्वे प्रोसेस, है ना। पूरा डिटेल में आपको याद भी करवाया था क्लास में, तो ये तो मैंने डायरेक्ट प्रोसेस का ही नाम पूछ लिया, तो ये तो आपका आई होप पूरा आसानी से सही हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। नेक्स्ट कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज। NaCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है, इनमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों में से कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ये सॉल्यूशन क्या होगा, पूरी तरह से न्यूट्रल होगा, ओके। नेक्स्ट कह रहा है आपका B, है ना, B2C प्लस H2O गिव्स BOH का ऑल्टोइस प्लस X इज। ऑप्शन तो होगा आपका CH4। कैसे होगा ये समझाता हूं, इसका बहुत सिंपल तरीका आपको बताया था। बेरिलियम 2C का मतलब क्या हुआ, बेरिलियम के ऊपर आया +2 चार्ज और कार्बन के ऊपर आया -4। देखिए ये हो पा रहा है, बेरिलियम के ऊपर +2 और कार्बन के ऊपर +4। अब यार आपका वाटर मॉलिक्यूल है कैसा, वाटर मॉलिक्यूल होता है आपका, मैंने आपको सिंपली बताया था OH माइनस और H+ में टूट जाता है। अब माइनस कहां जाएगा, प्लस के पास जाएगा। आपको पता है अट्रैक्शन किसके बीच होती है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच होती है। तो जो निगेटिव चार्ज वाला स्पीसी है वो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसी के पास, और जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो किसके पास जाएगा, निगेटिव चार्ज वाले के पास। तो इसको हम अलग अलग बना लेते हैं। तो यहां से देखिए जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा BOH वाला कंपाउंड। तो चूंकि बेरिलियम की वैलेंसी है 2 और इसकी है 1, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ जाएगा BOH का होल ट्वाइस। सिमिलरली आपका कार्बन के ऊपर है 4 नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर है 1 पॉजिटिव। तो आपका इसकी वैलेंसी है 4, इसका वैलेंसी है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो गया CH4। इतना सब कुछ करके बताने की जरूरत नहीं थी, ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी ही था मेरे हिसाब से। तो आपसे हो गया होगा यार। पेपर मैंने जल्दी डिस्कस किया क्योंकि सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, टाइम आपका ही वेस्ट होता ज्यादा। लेकिन आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में है ना पूछें, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें जो भी आपका डाउट है पर्टिकुलर। और आप एक बार जरूर नोट्स रिवाइज करें S ब्लॉक और P ब्लॉक का, S ब्लॉक और हाइड्रोजन का काफी अच्छे से रिवाइज करें। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन करते रहें गाइस, वही सजेशन बार बार देंगे कि घर पे रहें, सेफ रहें, क्योंकि जैसी सिचुएशन चल रही है बाहर निकलने लायक नहीं है। अपना ध्यान रखें और खुश रहें, अपने फैमिली का भी ध्यान रखें, ज़्यादा दूर नहीं जाएं, ठीक है, मतलब घर के पास ही रहें। पढ़ाई करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं आप, आपका सिलेक्शन पक्का अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है गाइस। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना चाहिए। मिलते हैं गाइस जल्दी ही, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।